अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। अब तक के 8 पत्रों में हम जमीन से लेकर जानदार चीजों, जानवरों के विकास, इंसान और उसकी कौमों की पैदाइश की पूरी दास्तान पढ़ सुन चुके हैं। अब आता है 9वां पत्र, आदमियों की कौमें और जबानें। पहले इस 9वें पत्र पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। एक पूर्वज की संतानों के अलग अलग इलाकों में फैलने और इनमें विभिन्नताएं आ जाने की सच्चाई को नेहरू जी 9वें पाठ में भी जारी रखते हैं। हर प्राणी ऐसी जगह में रहना चाहता है जहां उसे ज़्यादा सुविधाएं हों, जहां उसकी ज़िंदगी आसानी से गुजर सके। ध्रुवीय इलाकों के दक्षिण में जब बर्फ पिघली तो बड़ी बड़ी घास के मैदान नजर आए। जानवरों को चराने, पालने वाले घुमंतू कबीलों के लिए ये जगह जरूर अच्छी रही होगी। दूसरी ओर गर्म निचले इलाकों में उपजाऊ नदी घाटियां भी हमारे पूर्वजों को रास आई होंगी। नील, दजला, फरात, सिंधु और गंगा जैसी नदी घाटियों में इसीलिए तो बड़ी बड़ी सभ्यताएं पनपी। शुरू में भारत में द्रविड़ बस्तियां रही होंगी। पूर्वोत्तर भारत में मंगोल नस्ल के लोग आए। फिर मध्य और पश्चिम एशिया से आर्य जन आए। आर्यों की एक भाषा संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन। उन्होंने खुद को श्रेष्ठ मान लिया, लेकिन नेहरू इस विचार को तुरंत खारिज करते हुए कहते हैं कि सभी देशों के लोग, चाहे वे अंग्रेज हों, फ्रेंच हों, जर्मन या अमेरिकी हों, समय समय पर अपने को सबसे श्रेष्ठ होने का दावा करते रहे, ढिंढोरा पीटते रहे, लेकिन ये सारी बातें एकदम बेबुनियाद हैं, महज खोखला अहंकार है। जहां एशिया,
यूरोप और भारत में आर्यों का फैलाव हुआ, वहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मंगोल, द्रविड़, अफ्रीकी और अरब लोग फैले। इनके भाषा परिवारों का भी साथ साथ फैलाव हुआ। भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार में ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी जैसी भाषाओं का विकास हुआ और फिर संस्कृत से हिंदी, मराठी, बांग्ला और गुजराती जैसी भारतीय भाषाएं पनपी। दक्षिण भारत में तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम जैसी द्रविड़ भाषाएं फलती फूलती रहीं। इस तरह नेहरू धीरे धीरे और पूरी वैज्ञानिक समझ के साथ भाषा, नस्ल की शुद्धता और इनके बड़े छोटे होने के अहंकार की अवैज्ञानिकता का प्रतिकार करते हैं और मानव जाति की एकता और एक दूसरे की समझ से ज़्यादा समृद्ध होने की बात को, विवेकशीलता के पाठ को अपनी प्यारी छात्रा को समझाते हैं। आदमियों की कौमें और ज़बानें। हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया के किस हिस्से में पहले आदमी पैदा हुए, न हमें यही मालूम है कि शुरू में वो कहाँ आबाद हुए। शायद आदमी एक ही वक्त में कुछ आगे पीछे दुनिया के कई हिस्सों में पैदा हुए। हाँ, इसमें ज्यादा संदेह नहीं है कि ज्यों-ज्यों बर्फ के जमाने के बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ पिघलते और उत्तर की ओर हटते जाते थे, आदमी ज्यादा गर्म हिस्सों में आते जाते थे। बर्फ के पिघल जाने के बाद बड़े बड़े मैदान बन गए होंगे, कुछ उन्हीं मैदानों की तरह जो आजकल साइबेरिया में हैं। इस जमीन पर घास उगाई होगी और आदमी अपने जानवरों को चराने के लिए इधर उधर घूमते फिरते होंगे। जो लोग किसी एक जगह टिककर नहीं रहते बल्कि हमेशा घूमते रहते हैं, खानाबदोश कहलाते हैं। आज भी हिंदुस्तान और बहुत से दूसरे मुल्कों में ये खानाबदोश या बंजारे मौजूद हैं। आदमी बड़ी बड़ी नदियों के पास आबाद हुए होंगे क्योंकि नदियों के पास की जमीन बहुत उपजाऊ और खेती के लिए अच्छी होती है। पानी की तो कोई कमी थी ही नहीं और जमीन में खाने की चीजें आसानी से पैदा हो जाती थी। इसलिए हमारा ख्याल है कि हिंदुस्तान में लोग सिंध और गंगा जैसी बड़ी बड़ी नदियों के पास बसे होंगे। मेसोपोटामिया में दजला और फरात के पास, मिस्र में नील के पास और उसी तरह चीन में भी हुआ होगा। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कौम जिसका हाल हमें कुछ मालूम है, द्रविड़ है। उसके बाद हम जैसा आगे देखेंगे, आर्य आए और पूरब में मंगोल जाति के लोग आए। आजकल भी दक्षिणी हिंदुस्तान के आदमियों में बहुत से द्रविड़ों की संतानें हैं। ये उत्तर के आदमियों से ज्यादा काले हैं, इसलिए कि शायद द्रविड़ लोग हिंदुस्तान में और ज्यादा दिनों से रह रहे हैं। द्रविड़ जाति वालों ने बड़ी उन्नति कर ली थी। उनकी अलग एक जबान थी और वे दूसरी जाति वालों से बड़ा व्यापार भी करते थे। लेकिन हम बहुत तेजी से बढ़े जा रहे हैं। उस जमाने में पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप में एक नई जाति पैदा हो रही थी, ये आर्य कहलाती थी। संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है शरीफ आदमी या ऊंचे कुल का आदमी। संस्कृत आर्यों की एक जबान थी, इसलिए इससे मालूम होता है कि वे लोग अपने को बहुत शरीफ और खानदानी समझते थे। ऐसा मालूम होता है कि वे लोग भी आजकल के आदमियों की ही तरह शेखीबाज थे। तुम्हें मालूम है कि अंग्रेज अपने को दुनिया में सबसे बढ़कर समझता है। फ्रांसीसी का भी यही ख्याल है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। इसी तरह जर्मन, अमेरिकन और दूसरी जातियां भी अपने ही बड़प्पन का राग अलापती हैं। ये आर्य उत्तरी एशिया और यूरोप के चरागाहों में घूमते रहते थे, लेकिन जब इनकी आबादी बढ़ गई और पानी और चारे की कमी हो गई तो इन सब के लिए खाना मिलना मुश्किल हो गया। इसलिए ये खाने की तलाश में दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए मजबूर हुए। एक तरफ तो ये सारे यूरोप में फैल गए, दूसरी तरफ हिंदुस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया में आ पहुंचे। इससे हमें मालूम होता है कि यूरोप उत्तरी हिंदुस्तान, ईरान,
और मेसोपोटामिया की सभी जातियां असल में एक ही पुरखों की संतान हैं, यानी आर्यों की। हालांकि आजकल इनमें बड़ा फर्क है। ये तो मानी हुई बात है कि इधर बहुत जमाना गुजर गया और तब से बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो गईं और कौमें आपस में बहुत कुछ मिल गईं। इस तरह आज की बहुत सी जातियों के पुरखे आर्य ही थे। दूसरी बड़ी जाति मंगोल है। ये सारे पूर्वी एशिया अर्थात चीन, जापान, तिब्बत, श्याम और बर्मा में फैल गईं। उन्हें कभी कभी पीली जाति भी कहते हैं। उनके गालों की हड्डियां ऊंची और आंखें छोटी होती हैं। अफ्रीका और कुछ दूसरी जगहों के आदमी हबशी हैं। वे न आर्य हैं न मंगोल और उनका रंग बहुत काला होता है। अरब और फलस्तीन की जातियां अरबी और यहूदी एक दूसरी ही जाति से पैदा हुईं। ये सभी जातियां हजारों साल के जमाने में बहुत सी छोटी छोटी जातियों में बंट गई हैं और कुछ मिलजुल गई हैं, मगर हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। भिन्न भिन्न जातियों के पहचानने का एक अच्छा और दिलचस्प तरीका उनकी जबानों का पढ़ना है। शुरू शुरू में हर एक जाति की एक अलग जबान थी, लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उस एक जबान से बहुत सी जबानें निकलती गईं। लेकिन ये सब जबानें एक ही मां की बेटियां हैं। हमें उन जबानों में बहुत से शब्द एक से ही मिलते हैं और इससे मालूम होता है कि उनमें कोई गहरा नाता है। जब आर्य एशिया और यूरोप में फैल गए तो उनका आपस में मेलजोल नहीं रहा। उस जमाने में न रेलगाड़ियां थीं, न तार और डाक, यहां तक कि लिखी हुई किताबें तक न थीं। इसलिए आर्यों का हर एक हिस्सा एक ही जबान को अपने अपने ढंग पर बोलता था और कुछ दिनों के बाद ये असली जबान से या आर्य देशों की दूसरी बहनों से बिल्कुल अलग हो गई। यही सबब है कि आज दुनिया में इतनी जबानें मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इन जबानों को गौर से देखें तो मालूम होगा कि वे बहुत सी हैं, लेकिन असली जबानें बहुत कम हैं। मिसाल के तौर पर देखो कि जहां जहां आर्य जाति के लोग गए वहां उनकी जबान आर्य खानदान की ही रही। संस्कृत, लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी और कुछ दूसरी जबानें सब बहनें हैं और आर्य खानदान की ही हैं। हमारी हिंदुस्तानी जबानों में भी जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी और गुजराती सब संस्कृत की संतान हैं और आर्य वंश में हैं। जबान का दूसरा बड़ा खानदान चीनी है। चीनी, बर्मी, तिब्बती और स्यामी जबानें उसी से निकली हैं। तीसरा खानदान शेम जबान का है, जिससे अरबी और इब्रानी जबानें निकली हैं। कुछ जबानें जैसे तुर्की और जापानी इनमें से किसी वंश में नहीं हैं। दक्षिणी हिंदुस्तान की कुछ जबानें जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भी उन खानदानों में नहीं हैं। ये चारों द्रविड़ खानदान में हैं और बहुत पुरानी हैं। तो इस 9वें पत्र में हमने जाना कि दुनिया भर में इंसान की नस्लों, यानी जिन्हें इन पत्रों में जाति कहा गया है, की पहचान उनकी जबानों से हुई। और जबानों के दुनिया भर में कोई 2-3 बड़े बड़े खानदान, जिन्हें नेहरू जी ने कहा है, वर्ग हैं। अब अगला पत्र यानी 10वां पत्र हमें बताएगा कि इन जबानों का आपस में रिश्ता क्या है। इस पत्र को हम इसी कड़ी में शामिल कर रहे हैं। तो पहले हम सुन लेते हैं लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय इस पत्र के बारे में। 10वें पाठ में भी नेहरू जी अपने प्रिय विषय इंसानी भाईचारे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, उसी परिचित, वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण तरीके से बताते हैं कि समान पुरखों वाले आर्यजन एशिया, यूरोप के दूर दूर और अलग अलग इलाकों में बस गए। कठिन और जोखिम भरा रहा होगा
उस जमाने में यात्राएं करना। इसलिए एक बार बस जाने के बाद अलग अलग समूह अपने ही इलाकों में टिके रहे। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उनके रीति रिवाज, उनके विश्वास, उनके जीने के तरीके पक्के और पुख्ता होते चले गए। दूसरे कभी साथ रहे समूहों से एकदम अलग और अनजान। अपने अपने भौगोलिक इलाकों में उनकी अलग पहचान बन गई और पनपी अलग अलग भाषाएं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल बाद भी इन भाषाओं में अनेक शब्द समान या एक जैसे रहे, उन समाजों के पुराने साथ रहने के दिनों की स्मृति के रूप में। नेहरू जी इंसान के दो सबसे प्यारे शब्दों का उदाहरण देते हैं, और वो शब्द हैं माता और पिता। लैटिन, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी से लेकर संस्कृत और भारतीय भाषाओं में ये शब्द एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। यूं भाषाएं एक दूसरे से शब्दों का आदान प्रदान भी करती हैं। लेकिन यह तो निश्चित है कि माता पिता जैसे जन्म से ही व्यक्ति से जुड़े शब्द मांगे हुए नहीं हो सकते। निश्चय ही ये हर भाषा के और हम सबकी भाषाओं के साझे शब्द हैं। थोड़े थोड़े स्थानीय बदलावों के साथ हमारे एक समान पुरखों और हमारे भाईचारे के प्रमाण हैं ये सुंदर और प्यारे शब्द। यूं तो हर देश समाज में अपने को सबसे महान बताने वाले छिछोरे लोग होते ही हैं, पर नेहरू लाख टके की बात करते हैं कि हम सब में, हर देश में कुछ खूबियां और कुछ खामियां होती ही हैं। हमें तो बस बुराइयां दूर करनी हैं और अच्छाइयां अपनानी हैं। और निश्चय ही सबसे पहले अपने देश को देखना है। पराधीन भारत के उस दौर में नेहरू अपने लोगों की गरीबी, अभाव और दुखों की बात करते हैं। प्रेरित करते हैं नन्ही बिटिया को कि वह अपने देशवासियों के दुख दूर करने के लिए काम करे, और फिर अपनी तेजस्वी प्रगतिशील दृष्टि की विरासत भी पुत्री को सौंपते हैं कि हमें अपने रीति रिवाज, परंपराओं में भी जो पिछड़ा है, जो भी हमें आगे बढ़ने से रोकने वाला है, उसे छोड़ देना है, और जो उदार है, जो आगे ले जाने वाला है, उसे बढ़ाना है, उसे लेकर आगे बढ़ना है। दूसरे देशों के तौर तरीकों में भी कुछ अच्छा लगे तो उसे बेझिझक अपनाना है। और सबसे बड़ी बात, देश के बारे में सोचते हुए भी भूलना नहीं है कि पूरी दुनिया ही एक जैसे पुरखों वाला एक बड़ा परिवार है। सभी विश्वजन हमारे अपने हैं। आखिरकार हमें तो ऐसे काम करने हैं कि पूरे विश्व के लोग प्रेम प्यार से रहें, सुखी हों, आगे बढ़ें। और यही तो वसुधैव कुटुंबकम का भारत का संदेश है, जो सरल भाषा में पिता अपनी पुत्री को सौंपते हैं। 10वां पत्र है जबानों का आपस में रिश्ता। हम बतला चुके हैं कि आर्य बहुत से मुल्कों में फैल गए और जो कुछ भी उनकी जबान थी उसे अपने साथ लेते गए। लेकिन तरह तरह की आबो हवा और तरह तरह की हालातों ने आर्यों की बड़ी बड़ी जातियों में बहुत फर्क पैदा कर दिया। हर एक जाति अपने ही ढंग पर बदलती गई और उसकी आदतें और रस्में भी बदलती गईं। वे दूसरे मुल्कों में दूसरी जातियों से नहीं मिल सकते थे, क्योंकि उस जमाने में सफर करना बहुत मुश्किल था। एक झुंड दूसरे से अलग होता था। अगर एक मुल्क के आदमियों को कोई नई बात मालूम हो जाती तो वो उसे दूसरे मुल्क वालों को नहीं बतला सकते थे। इस तरह तब्दीलियां होती गईं और कई पुश्तों के बाद एक आर्य जाति के बहुत से टुकड़े हो गए। शायद वो ये भी भूल गए कि हम एक ही बड़े खानदान से हैं। उनकी एक जबान से बहुत सी जबानें पैदा हो गईं जो आपस में बहुत कम मिलती जुलती थीं। लेकिन गो उनमें इतना फर्क मालूम होता था, पर उनमें बहुत से शब्द एक ही थे और कई दूसरी बातें भी मिलती जुलती थीं। आज हजारों साल के बाद भी हमें तरह तरह की भाषाओं में एक ही शब्द मिलते हैं। इससे मालूम होता है कि किसी जमाने में ये भाषाएं एक ही रही होंगी।
तुम्हें मालूम है कि फ्रांसीसी और अंग्रेजी में बहुत से एक ही शब्द हैं। दो बहुत घरेलू और मामूली से शब्द ले लो, फादर और मदर। हिंदी और संस्कृत में ये शब्द पिता और माता हैं। लैटिन में ये पेटर और मेटर हैं। यूनानी में पेटर और मीटर। जर्मन में फाटेर और मुत्तर। फ्रांसीसी में पेर और मेर। और इसी तरह और जबानों में भी ये शब्द आपस में कितने मिलते जुलते हैं। भाई बहनों की तरह इनकी सूरतें कितनी समान हैं। ये सच है कि बहुत से शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में आ गए होंगे। हिंदी ने बहुत से शब्द अंग्रेजी से लिए हैं और अंग्रेजी ने भी कुछ शब्द हिंदी से लिए हैं, लेकिन फादर और मदर इस तरह कभी न लिए गए होंगे। ये नए शब्द नहीं हो सकते। शुरू शुरू में जब लोगों ने एक दूसरे से बात करनी सीखी तो उस वक्त माँ बाप तो थे ही, उनके लिए शब्द भी बन गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शब्द बाहर से नहीं आए। ये एक ही पुरखे या एक ही खानदान से निकले होंगे। और इससे हमें मालूम हो सकता है कि जो कौमें आज दूर दूर के मुल्कों में रहती हैं और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलती हैं, वे सब किसी जमाने में एक ही बड़े खानदान की रही होंगी। तुमने देख लिया ना कि जबानों का सीखना कितना दिलचस्प है और उससे हमें कितनी बातें मालूम होती हैं। अगर हम 3-4 जबानें जान जाएं तो और जबानों का सीखना आसान हो जाता है। तुमने ये भी देखा कि बहुत से आदमी जो अब दूर दूर मुल्कों में एक दूसरे से अलग रहते हैं, किसी जमाने में एक ही कौम के थे। तब से हमें बहुत फर्क हो गया है और हम अपने पुराने रिश्ते भूल गए हैं। हर एक मुल्क के आदमी ख्याल करते हैं कि हम ही सबसे अच्छे और अक्लमंद हैं और दूसरी जातियां हमसे घटिया हैं। अंग्रेज ख्याल करता है कि वो और उसका मुल्क सबसे अच्छा है। फ्रांसीसी को अपने मुल्क और सभी फ्रांसीसी चीजों पर घमंड है। जर्मन और इटालियन अपने मुल्कों को सबसे ऊंचा समझते हैं और बहुत से हिंदुस्तानियों का ख्याल है कि हिंदुस्तान बहुत सी बातों में सारी दुनिया से बड़ा हुआ है। ये सब डींगे हैं। हर एक आदमी अपने को और अपने मुल्क को अच्छा समझता है, लेकिन दरअसल कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसमें कुछ ऐब और कुछ हुनर न हो। इस तरह कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें कुछ बातें अच्छी और कुछ बुरी न हो। हमें जहां कहीं अच्छी बात मिले उसे ले लेना चाहिए और बुराई जहां कहीं हो उसे दूर कर देना चाहिए। हमको तो अपने मुल्क हिंदुस्तान की ही सबसे ज्यादा फिक्र है। हमारे दुर्भाग्य से इसका जमाना आजकल बहुत खराब है और बहुत से आदमी गरीब और दुखी हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। हमें इसका पता लगाना है कि हम उन्हें कैसे ज्यादा सुखी बना सकते हैं। हमें यह देखना है कि हमारे रस्म रिवाज में क्या खूबियां हैं और उनको बचाने की कोशिश करना है। जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करना है। अगर हमें दूसरे मुल्कों में कोई अच्छी बात मिले तो उसे जरूर ले लेना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदुस्तान में रहना और उसी की भलाई के लिए काम करना है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के और हिस्सों के रहने वाले हमारे रिश्तेदार और कुटुंबी हैं। क्या ही अच्छी बात होती अगर दुनिया के सभी आदमी खुश और सुखी होते। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारी दुनिया ऐसी हो जाए जहां लोग चैन से रह सकें। इस 10वें पत्र तक आते आते पिता जवाहरलाल अपनी बेटी इंदु को कुछ बहुत गहरा संदेश दे गए। उनका यह कहना कि हर इंसान और हर मुल्क को अपने ऊपर फख्र करने का अधिकार तो है, पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई ऐब ना हो और जिसमें कोई अच्छाई ना हो। उसी तरह ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसमें कुछ अच्छाई और कुछ बुराई ना हो। हमें सब अच्छा अच्छा अंगीकार करना है
और जो अंतिम पंक्ति है इस पत्र की, हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारी दुनिया ऐसी हो जाए जहां लोग चैन से रह सकें। आज दुनिया भर में लोग यही बात कह रहे हैं कि एक ऐसी दुनिया बनाई जाए जहां सब चैन से, अमन से, तरक्की से, समृद्धि से रह सके। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।